हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम सिखवाल कहानियां सुनाती हूँ। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पिंजरा और उसके लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शांति ने ऊब कर कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उठकर अनमनी सी कमरे में घूमने लगी। उसका मन स्वस्थ नहीं था। लिखते लिखते उसका ध्यान बट जाता था। केवल 4-5 पंक्तियां ही वह लिखना चाहती थी, पर वह जो कुछ भी लिखना चाहती थी उससे लिखा न जाता। भावावेश में कुछ का कुछ लिख जाती। 6 पत्र तो वो पहले ही फाड़ चुकी थी, यह 7वां था। घूमते घूमते वह चुपचाप खिड़की में जा खड़ी हुई। संध्या का सूरज दूर पश्चिम में डूब रहा था। माली ने क्यारियों में पानी छोड़ दिया और दिन भर के मुरझाए फूल जैसे जीवन दान पाकर खिल उठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। सूरज की ओर निगाह दौड़ाई। पीली पीली सुनहरी किरणें जैसे डूबने से पहले उन छोटे छोटे बच्चों के खेलों में जी भर का हिस्सा लेना चाहती थी, जो सामने के मैदान की हरी भरी घास पर उन्मुक्त खेल रहे थे। सड़क पर 2 युवतियां हंसती चुगली करती उछलती कूदती चली आ रही थी। शांति ने एक दीर्घ श्वास छोड़ा और मुड़कर अपने इर्द गिर्द एक थकी हुई निगाह दौड़ाई। छत पर बड़ा पंखा धीमी आवाज में अनवरत चल रहा था। दरवाजों पर भारी पर्दे हिल रहे थे। भारी कोच और उन पर रखे हुए रेशमी गद्दे गलीचे और दरमियान में रखे हुए छोटे छोटे अटकोने मेज पर पीतल के नन्हे नन्हे हाथी और फूलदान, और उनसे अपने आप को उस पक्षी सा महसूस किया जो विशाल स्वच्छंद आकाश के नीचे खुली स्वतंत्र हवा में आम की डाली से बंधे हुए पिंजरे पर लटक रहा हो। तभी नौकर उसके छोटे लड़के को जैसे बरबस खींचता चला आया। धोबी की लड़की के यहाँ खेल रहा था। आओ देखा न ताओ, शांति ने लड़के को पीट दिया। क्यों तू उनके साथ खेलता है? क्यों खेलता है तू, इतने बड़े बाप का बेटा होकर? और उसकी आवाज चीख की हद तक पहुंच गई। हैरान से खड़े नौकर ने बढ़कर जबरदस्ती बच्चे को छुड़ा लिया। शांति जाकर धम्म से बैठ गई और उसकी आंखों से अनायास से आंसू बह निकले। तब वह वहीं बैठे बैठे अपनी आंखों के सामने अतीत के कई चित्र फिर गए। उसके पति तब लॉन्ड्री में काम करते थे, बाइबल सोसाइटी के सामने, जहां आज एक दंदान साज बड़े धड़ल्ले से लोगों के दांत उखाड़ने में निमग्न थे। उनकी लॉन्ड्री थी। आय अच्छी थी, पर खर्च भी कम न था। 35 रुपया तो दुकान का किराया ही देना पड़ता था, और फिर कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए जो तबेला ले रखा था उसका किराया अलग। इसके अतिरिक्त धोबियों का वेतन, कोयला, मसाला और 100 दूसरे पचड़े। इन सब खर्च की व्यवस्था के बाद जो कुछ भी बचता वो बड़ी कठिनाई के साथ घर का खर्च चलता था। और घर उन्होंने दुकान के पीछे ही महिलाल स्ट्रीट में ले रखा था। महिलाल स्ट्रीट जैसे अब है वैसे ही तब भी थी। मकानों का रूप यद्यपि इन 10 वर्षों में कुछ बदल गया है, किंतु मकानों में कुछ अधिक अंतर नहीं आया। अब भी इस इलाके में कुछ लोग बसते हैं, और तब भी बसते थे। सील भरी अंधेरी कोठरियां चमारों, घिवरों और शुद्ध हिंदुओं का निवास स्थान थी। एक ही कोठरी में रसोई, बैठक, शयनगृह, और वह भी ऐसा जिसमें सास, ससुर, बेटा, बहू, लड़कियां, लड़के सब एक साथ सोते थे। जिस मकान में शांति रहती थी उसके ठीक नीचे हरिजन का घर था। उसके घर में 8 लड़के लड़कियां साथ में रहते थे। दूसरी चौड़ी गली में मारवाड़ी की दुकान थी, और जिधर दरवाजा था उधर ही नीची जात के लोग रहते थे। उनके दरवाजे से जरा ही परे हरिजन ने तंदूर लगा रखा था, जिसका धुआं सुबह शाम उनकी रसोई में आ जाया करता था, जिससे शांति को प्राय रसोई की खिड़की बंद रखनी पड़ती थी। दिन रात वहां चौपाई बिछाए रहती थी, और
कचरा बचाकर निकलना प्राय असंभव होता था। गर्मियों के दिन थे और म्युनिसिपालिटी का नल काफी दूर अनारकली के पास था। इसीलिए गरीब लोगों की सहूलत का ख्याल रखकर शांति ने अपने पति से सिफारिश की कि नीचे डेवड़ी के नल से उन्हें पानी लेने की इजाजत दे दी जाए। किंतु जब उन्हें उस मकान में आए कुछ दिन ही बीते तो शांति को मालूम हो गया था कि वह उदारता उसे बड़ी महंगी पड़ेगी। एक दिन जब उसके पति नहाने के बाद साबुन के डिबिया नीचे भूल आए तो शांति उसे उठाने गई तो उसने उसे नदारद पाया। फिर कुछ दिन बाद तौलिया गायब हो गया और इसी तरह दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई चीज गुम होने लगी। हार कर एक दिन शांति ने अपने पति के पीछे पड़कर नल की टोटी पर लकड़ी का छोटा सा बक्सा लगवा दिया और चाबी उसे अपने पास रख ली। दूसरे दिन जब वह पसीना निचोड़ती हुई चूल्हे के पास बैठी और रोटी की व्यवस्था कर रही थी तो उसने अपने सामने एक काली सी लड़की को खड़ा पाया। लड़की उसकी समवयस्क ही थी। रंग उसका बेहद काला था और शरीर पर अत्यंत ही मैली कुचैली धोती पहन रखी थी। वह अपने गहरे काले बालों में सरसों का तेल ही डालती थी क्योंकि उसके मस्तक पर बालों के नीचे पसीने के कारण तेल में मिली हुई मैली एक रेखा बन रही थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी सी नाक, शांति के हृदय में क्रोध और घृणा का तूफान उमड़ आया। आज तक घर में जमादारनी के अतिरिक्त नीचे रहने वाले लोगों के ऊपर आने की साहस न हुआ और न स्वयं ही उसने किसी से बातचीत करने की कोशिश की। लड़की मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी। क्या बात है? जैसे आंखों ही आंखों में शांति ने क्रोध से पूछा। तनिक मुस्कुराकर लड़की ने प्रार्थना की, बीबी जी पानी लेना है। हमारा नल भंगी चम्मारों के लिए नहीं है। हम भंगी और चम्मार नहीं है। फिर कौन हो? मैं बीबी जी सामने के मंदिर के पुजारी की लड़की। लेकिन शांति ने आगे न सुना था। उसे लड़की से बात करते करते घिन आ रही थी। धोती के छोर से चाबी खोलकर उसने फेंक दी। इस काले कलूटे शरीर में दिल काला न था और शीघ्र ही शांति को इस बात का पता भी चल गया था। रोज ही पानी लेने के वक्त चाबी के लिए घूमती आती। गली में पूर्वियों का जो मंदिर था वह उसके पुजारी की लड़की थी। अमीरों के मंदिरों में पुजारी भी मोटरों में घूमते हैं। यह मंदिर था गरीब पूर्वियों का, जिसमें प्राय सब चौकीदार, चपरासी, साइस अथवा मजदूर थे। पुजारी का कुटुंब भी खुली गली में एक और था और हरिजन की चारपाई के सामने ही वह सोता था। और जब रात में कोई तांगा इधर से गुजरता तो प्राय किसी न किसी की चारपाई उसके साथ घसीटती हुई चली जाती। मंदिर में कुआं तो था, पर जब से इधर नल हुआ उस पर डोल और रस्सी कभी भी नहीं लगी। और फिर जब समीप ही किसी डेवड़ी के नल में पानी मिल जाए तो कुएं पर बाजू तोड़ने की क्या जरूरत है। इसीलिए गोमती पानी लेने और कुछ पानी लेने के बहाने बातें करने रोज सुबह शाम चली आती। बटलोही नल के नीचे रखकर, जिसमें सदैव पान के कुछ पत्ते तैरा करते थे, वह ऊपर चली आती और फिर बातों ही बातों में भूल जाती कि वह पानी लेने आई है और उस समय तक न उठती जब तक उसकी बुढ़िया दादी गली में अपनी चारपाई पर बैठी हुई चीख चीख कर गालियां देती हुई उसे न पुकारती। इसका मतलब यह नहीं था कि इस बीच में शांति और गोमती में मित्रता हो गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ था। शांति जब रसोई में खाना बनाती अथवा कमरे के अंदर बैठकर कपड़े सीती तो उसको गोमती का सीढ़ियों में बैठकर बातें करते रहना बुरा नहीं लगता। कई तरह की बातें होती, मोहल्ले में हरिजनों की बातें, चमारों के घरेलू झगड़ों की बातें और फिर कुछ गोमती की निजी बातें। इस बीच में शांति को मालूम हो गया कि गोमती का विवाह हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं, पर उसने अपने पति की सूरत नहीं देखी। बेकार है, इसीलिए न वह उसे लेने आता है और न उसके पिता उसे उसके साथ भेजते हैं।
कई बार छेड़ने की गरज से या कई बार मात्र आनंद लेने की गरज से शांति उससे उसके पति के संबंध में और उसके अपने मनोभाव के संबंध में प्रश्न पूछती है। उत्तर देते समय गोमती शर्मा जाती है, किंतु इतना सब होते हुए भी उसकी जगह वही सीढ़ियों में ही बनी रही। फिर किस प्रकार पुजारी की वह लड़की काली कलूटी वहां से उठकर उसके इतने समीप आ गई कि शांति ने एक बार अनायास आलिंगन में लेकर कह दिया, आज से मैं तुम्हारी बहन हुई गोमती। वह सब आज भी शांति को स्मरण था। सर्दियों की रात थी और अनारकली में सब और धुआं धुआं हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता जैसे लाहौर के समस्त तंदूरों, होटलों, घरों और कारखानों से सारे दिन उठने वाले धुएं ने सांझ होते ही इकट्ठा होकर अनारकली पर आक्रमण कर दिया हो। शांति अपने नन्हे को कंधे से लगाए, हाथों में कुछ हल्के फुल्के लिफाफे थामे क्रय विक्रय करके चली आ रही थी। वह कई दिनों के अनुरोध के बाद अपने पति को इधर ला सकी थी। उन्होंने जी भरकर खाया पिया और खरीदारी की। अनारकली के मध्य बंगाली रसगुल्लों की जो दुकान है, वहाँ के रसगुल्ले खाने को शांति का बड़ा मन होता था, पर उसके पति को कभी इतनी फुर्सत ही न थी कि वह सिर्फ रसगुल्ले खिलाने के लिए जा सके। अस्पताल रोड के सिरे पर हलवाई के साथ चाट वाले जो दुकान है, वहाँ से चाट खाने को शांति की बड़ी इच्छा थी, पर चाट ऐसे निकम्मी चीज खाने के लिए काम छोड़कर जाने का अवकाश शांति के पति के पास कहाँ था। कई दिनों से वह अपने उम्मी के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदना चाहती थी। सर्दी बढ़ रही थी और उसके पास एक भी कोट न था। और फिर गर्म कपड़ा न सही, वह चाहती थी कि कुछ ऊन ही मोल ले लिया जाए ताकि नन्हे का स्वेटर बुन दिया जाए, पर उसके पति हाँ करके टाल जाते थे। किंतु उस दिन वह निरंतर महीने भर के अनुरोध के बाद उन्हें अपने साथ अनारकली ले जाने में सफल हुई। अनारकली एक मोहल्ले का नाम था और उस दिन उन्होंने जी भर बंगाली के रसगुल्ले और चाट वाले की चटपटी चाट खाई, बल्कि धलवे मोहन के पकोड़े और मटरों वाले आलू के स्वाद भी चखे। फिर उम्मी के लिए कपड़ा भी खरीदा, ऊन भी मोल ले ली थी और 2 आने दर्जन ब्लेडों वाली गुडवोग की डिब्बिया और एक कोलगेट साबुन और 2 आने दर्जन ब्लेडों वाली डिबिया ली और कोलगेट साबुन की 2 आने वाली टिकिया उसके पति ने भी खरीदारी की। कई दिनों से वे भी पुराने ब्लेडों को शीशों के ग्लास पर तेज कर नहाने वाले साबुन से ही हजामत बनाते थे और उस दिन शांति ने यह सब खरीदने के लिए उन्हें विवश कर दिया था और दोनों जने यह सब खरीदारी खर्च कर आनंद की अनुभूति से पुलकित चले आ रहे थे। दिसंबर का महीना था और सूखा जाड़ा पड़ रहा था। शांति ने अपने सस्ते पर गर्म शॉल को नन्हे के इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटा। अचानक निगोड़ा सूखा जाड़ा पड़ रहा है, सुनती हूँ नगर में बीमारी फैल रही है। तब उसके पति चुपचाप धुएं के कारण आंखों लाल होते हुए रुमाल से मसल रहे थे। शांति ने फिर कहा, हमारी अपनी गली में कई लोग बीमार हो गए हैं। परसों पड़ोस का लड़का निमोनिया से मर गया। तभी शॉल में लिपटा लिपटा बच्चा हल्के हल्के 2 बार खांसा और शांति ने उसे और अच्छी तरह शाल में लपेट लिया। उसकी बातों को सुनी अनसुनी करके उसका पति उसकी बातों को सुनी अनसुनी कर उसके पति ने कहा, आज बेहद परहेजी की है, पेट में सख्त गड़बड़ी हो रही है। घर आकर शांति ने जब लड़के को चारपाई पर लिटाया और मस्तक पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को पिछली तरफ किया तो वह चौंक कर पीछे हटी। उसने डरी हुई निगाह से अपने पति की ओर देखा तो वह सिर को हाथ से दबाए नाली पर ही बैठे थे। उम्मी का माथा तो तवे की तरह तप रहा था। उसने बड़ी कठिनाई से गले को अचानक अवरुद्ध कर जाने वाली किसी चीज को बरबस रोक कर कहा, लेकिन उसके पति को उल्टियां हो रही थी। शांति का कंठ अवरुद्ध सा होने लगा था और उसकी आंखें भी भर आई थी।
वह अपने पति को कह करता देख बच्चे का ख्याल छोड़कर उसकी ओर भागी। पानी लाकर उनको कुल्ला कराया। निढाल से होकर वे चारपाई पर पड़ गए और कुछ क्षण बाद उन्हें फिर से कै हुई। शांति के हाथ पांव फूल गए। घर में वह अकेली, सास माँ कोई पास नहीं था, दूसरा कोई नाता रिश्ता भी समीप नहीं था, और नौकर नौकर रखने की गुंजाइश तो उनकी थी भी नहीं। वह कुछ क्षण घबराई। एक उड़ी उड़ी सी दृष्टि उसने अपने ज्वर के तप से तपे हुए बच्चे और बदहजमी से निडाल पति पर डाली। अचानक उसे गोमती का ख्याल आया। शांति अकेले कभी गली से बाहर नहीं उतरी थी, पर वह संकोच छोड़कर भागी भागी नीचे गई। अपनी कोठरी के बाहर गली की ओर मात्र ईंटों से बने छोटे पर्दे की ओट में बने हुए रसोई में बैठी गोमती रोटियां बेल रही थी, और चूल्हे की आग से उसका काला चेहरा चमक रहा था। शांति ने देखा उसका बड़ा भाई अभी खाना खाकर उठा ही था। तभी आगे बढ़कर उसने इशारे से गोमती को बुलाया। तवे को नीचे उतारकर लकड़ी को बाहर खींचकर गोमती उस ओर भागी। तब विनीत भाव से संक्षेप में शांति ने उसे अपने पति और बच्चे का हालात उल्लेख किया, और फिर प्रार्थना की कि वह अपने भाई से कहकर तत्काल ही किसी डॉक्टर को बुलवा दे। उसकी लॉन्ड्री के साथ ही डॉक्टर की दुकान है। उसने कहा, वह सुना है कि लाजपति रोड पर ही रहता है, यदि वह आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। और अपनी साड़ी की छोर से 5 रुपए का एक नोट खोला और शांति ने गोमती के हाथ में रख दिया कि फीस पहले ही क्यों न देनी पड़े, पर डॉक्टर को ले अवश्य आए। और फिर चलते चलते उसने यह प्रार्थना भी की कि रोटी पकाकर संभव हो तो तुम भी आ जाना। शांति का गला भर आया। गोमती ने कहा कि आप घबराइए नहीं, मैं अभी भाई को भेज देती हूँ, और मैं भी अभी आई। यह कहकर वह भागती सी चली गई। शांति वापस मुड़ी तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसने महसूस किया कि शंका और भय से उसके पांव कांप रहे हैं और उसका दिल भी धक धक कर रहा है। ऊपर जाकर उसने देखा उसके पति ऊपर से उतर रहे हैं। हाथ में उनके खाली लोटा है। चेहरा पहले से ही पीला हो गया था और माथे से पसीना छूट रहा था। शांति के उड़े हुए चेहरे को देखकर उन्होंने हंसने का प्रयत्न करते हुए कहा, घबराओ नहीं, सर्दियों में हैजा नहीं होता। शांति ने रोते हुए कहा, आप ऊपर क्यों गए? वही नाली पर बैठ जाते। किंतु जब पति ने नाली की ओर सिर्फ चारपाई पर पड़े हुए बीमार बच्चे की ओर इशारा किया तो शांति चुप हो गई। उसने पहले उनको सहारा देकर बिस्तर पर लेटाया, फिर नाली पर पानी गिराया, फिर दूसरे कमरे में बिस्तर बिछाकर बच्चे को उस पर लेटा आई। तभी गोमती आ गई। खाना तो सब खा चुके थे। अपने हिस्से का आटा उठा, आग बुझा, वह दौड़ी भागी आई। शांति ने कहा, मैं उम्मी को उधर कमरे में लेटा आई हूँ, मुझे डर है उसे सर्दी लग गई है। सांस उसे और भी कठिनाई से आने लगी है और खांसी भी बढ़ गई है। निचली कोठरी में पड़े हुए पुराने लिहाफ में से कपड़े ले लो और अंगीठी में कोयला डालकर उसकी छाती पर जरा सा सेक दो। इनके पेट में गड़बड़ है, मैं इधर उनका उपचार करती हूँ। कुछ नहीं तो गर्म पानी की बोतल ही फेर देती हूँ। गोमती ने कहा, इन्हें बीबी जी कोई हाजमे की चीज दो। हमारे घर में तुलने की अजवाइन है, मैं उसमें से कुछ लेकर आती हूँ। जब तक डॉक्टर आए उसे ही जरा गर्म कर कर उन्हें दे दो। बिना किसी हिचकिचाहट के शांति ने मैली सी पुड़िया में बंधी काली सी अजवाइन ले ली और गोमती अंगीठी के कोयले डालकर नीचे कपड़े लेने भाग गई। बाहर शाम बढ़ चली थी। वही कमरे के अंधेरे में बैठे बैठे शांति की आंखों के आगे चिंता और फिक्र के वे सब दिन रात फिर गए। उनके पति को हैजा तो न था, किंतु गैस्ट्रोएंटेराइटिस नाम की तीव्र किस्म का था। डॉक्टर के आने तक शांति ने गोमती के कहने पर उन्हें तुलमे की अजवाइन दी, प्याज भी सुंघाया था, और गोमती अंगीठी उठाकर दूसरे कमरे में बच्चे की छाती सेकने चली गई। डॉक्टर के आने पर मालूम हो गया था कि उसे निमोनिया हो गया है और अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है।
शांति अपने पति और बच्चे दोनों की एक साथ कैसे ईमानदारी करती। उसने अपनी विवशता से गोमती की ओर देखा था, पर उसे होठ हिलाने की जरूरत न पड़ी। बच्चे की सेवा, शुश्रूषा का समस्त भार गोमती ने अपने कंधों पर ले लिया था। शांति को मालूम भी न हुआ कि वह कब घर आती जाती, कब घर वालों को खाना खिलाती, खाती और खाती भी या न खाती। उसने जो देखा, उसने छाया की भांति बच्चे के पास पाया। कई दिन तक एक ही जून खाना खाकर गोमती बच्चे की तामीरदारी करती थी। दोपहर का समय था। उसके पति दुकान पर गए हुए थे। उम्मी को भी अब आराम था और वह उसकी गोद में लगा सोया पड़ा था और उसके पास फर्श पर ही टाट बिछाए गोमती पुराने ऊन के धागे से स्वेटर बुन रही थी। इतने दिनों की थकी हारी उनिंदी शांति की पलकें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वह उन्हें खोलती थी पर वह फिर बंद हो जाती थी। आखिर वह वैसे ही पड़ी पड़ी सो गई थी। पर जब वह फिर उठी तो उसने देखा उम्मी रो रहा है और गोमती उसे बड़े प्यार से सुरीले आवाज में थप थप कर लोरी दे रही थी। शांति ने फिर आंखें बंद कर ली। उसने सुना गोमती धीमे धीमे स्वर में गा रही थी। बच्चा चुपचाप होकर सो गया। लोरी खत्म कर उसने बच्चे को गले लगाकर चूम लिया। शांति ने अर्धनिर्मित आंखों से देखा। बच्चे के पीले जर्द सोख से मुख पर गोमती का काला स्वस्थ मुख झुका हुआ था। सुख के आंसू उसकी आंखों में उमड़ आए। उसने उठाकर गोमती से बच्चे को ले लिया था और जब वह फिर टाट पर बैठने लगी तो दूसरे हाथ से शांति ने उसे पकड़ लिया और चारपाई पर बिठाते हुए उसने अपने बाजू में उसे बांध लिया और कहा था, आज से तुम मेरी बहन हुई गोमती। आज से तुम मेरी बहन हुई गोमती। आंखें बंद किए शांति इन्हीं स्मृतियों में गुम थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। अचानक उसके पति अंदर दाखिल हुए। किसी जमाने में लॉन्ड्री चलाने वाले और समय पड़ने पर स्वयं अपने हाथ से इस्त्री गर्म कर कपड़ों की प्रेस करने में हिचकिचाहट न महसूस करने वाले लाला दीनदयाल और लाहौर की प्रसिद्ध फर्म दीनदयाल एंड सन्स के मालिक प्रख्यात शेयर ब्रोकर लाला दीनदयाल में महान अंतर था। इस 10 वर्ष के अरसे में उनके बाल यद्यपि पक गए थे, किंतु शरीर कहीं अधिक स्थूल हो गया था। ढीले ढाले और प्राय लॉन्ड्री के मालिक होते हुए भी मैले कपड़े पहनने की जगह अब उन्होंने अत्यंत बढ़िया किस्म के रेशमी सूट पहन रखा था और पांव में श्वेत रेशमी जुराबे और काले सैंडल पहने हुए थे। शांति ने झट रुमाल से आंखें पोंछ ली। बिजली का बटन दबाते हुए उन्होंने कहा, यहाँ अंधेरे में क्या पड़ी हो, उठो, बाहर बाग में घूमो फिरो। और फिर बोले, इंद्रानी का फोन आया था कि बहन यदि चाहो तो आज सिनेमा देखने जाए। बहन दिल ही दिल में विषाद से शांति मुस्कुराई और उसके सामने एक काली कलूटी सी लड़की का चित्र खिंच गया जिसे कभी उसने बहन कहा था, किंतु प्रकट उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुंह फुलाए हुए लाला दीनदयाल बाहर चले गए। तब आंखों को एक बार पहुंचकर तनिक स्वस्थ होकर शांति मेज के पास आ गई। कुर्सी पर बैठ पैर अपनी ओर खींचा और कलम उठाकर उसमें लिखने लगी। बहन गोमती, तुम्हारी बहन अब बड़ी बन गई है, बड़े आदमी की बीवी है, बड़े आदमियों की बीवियां उसकी बहनें हैं। पिंजरे में बंद पक्षी को कब इजाजत होती है कि स्वच्छंद स्वतंत्र विहार करने वाले अपने हमदिलियों से मिले। मैंने तुम्हें कल फिर आने के लिए कहा था, पर अब तुम कल न आना। अपनी इस बंदिनी बहन को भूलने की कोशिश करना। तुम्हारी बहन शांति। इस बार उसने एक पंक्ति भी नहीं काटी और न कागज फाड़ा। हाँ, एक बार लिखते लिखते उसकी आंखें भर आने लगी थी और एक दो आंसू की बूंदें पत्र पर अनायास ही गिर पड़ी थी। उसने ब्लाटिंग उसने उन्हें सुखा दिया था। फिर पत्र को लिफाफे में बंद कर उसने नौकर को आवाज दी और उसके हाथ में लिफाफा देकर कहा, महिलाल स्ट्रीट के पूर्वियों के मंदिर के पुजारी की लड़की गोमती को दे आए।
और फिर समझाते हुए कहा, गोमती कुछ ही दिन हुई है ससुराल से आए हुए। पत्र लेकर नौकर चला गया था कि शांति ने उसे फिर आवाज दी और पत्र उसके हाथ से लेकर फाड़ डाला। फिर धीरे से उसने कहा, तुम गोमती से कहना कि बीवी अचानक आज मायके जा रही है और 2 महीने तक वापस न लौटेगी। यह कहकर वह खिड़की में जा बैठी और अस्त हो जाने वाले सूरज के स्थान पर ऊपर की ओर उठते हुए देखा तो अंधेरा होने लगा। बात इतनी ही थी कि आज दोपहर को जब वे ब्रिज खेल रहे थे तब नौकर ने आकर खबर दी कि महिला स्ट्रीट के पुजारी की लड़की गोमती आई है। तब खेल को बीच में छोड़कर और भूल कर कि उसके पार्टनर राय साहब लाल बिहारी लाल है, वो भाग गई थी और उसने गोमती को अपनी भुजाओं में भींच लिया और फिर वह उसे अपने कमरे में ले गई। तब दोनों बहुत देर तक अपने दुख सुख की बातें करती थी। शांति ने जाना था कि किस प्रकार गोमती का पति काम करने के लिए शांति ने जाना था कि किस प्रकार गोमती का पति काम करने लगा, उसे ले गया और उसे 4 बच्चों की मां बना दिया। और गोमती ने उन्मी का और दूसरे बच्चे का हाल पूछा। लाला दीनदयाल इस बीच में कई बार बुलाने आए थे पर वह नहीं गई। जब दूसरे दिन आने का वादा लेकर उसने गोमती को विदा किया था तो उसके पति ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस उज्जड़ और गंवार औरत को लेकर तुम बैठी रही, तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। उसने बगल के लिए उसने बगल में लिए उन सब उसने बगल में लिए उन सबके सामने से गुजर गई। राय साहब और उनकी पत्नी हंसने लगे और आखिर प्रतीक्षा कर 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 चले गए। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन शांति ने फैसला कर लिया था कि वह पिंजरे को पिंजरा ही समझेगी और उड़ने का प्रयास ना करेगी। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हम ऐसे ही कहानियां लेकर आते रहते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।